नमस्कार। आज हम चोल राजवंश के दौर में एक सफर पर निकल रहे हैं। जी। हमारे सामने हैं कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज और विवरण जो इस शक्तिशाली दक्षिण भारतीय साम्राज्य की कहानी कहते हैं। उनकी जीतों से लेकर उनके शासन के अनोखे तरीकों तक। हाँ, काफी दिलचस्प पहलू है। तो आज का मकसद यही है कि इन स्रोतों की मदद से चोल काल की अहम बातों और नजरियों को समझने की कोशिश करें। बिल्कुल। सोचिए, एक ऐसा राजवंश जिसने न सिर्फ दक्षिण भारत पर राज किया बल्कि समुद्र पार श्रीलंका को जीता और उत्तर में बंगाल तक अपनी धाक जमाई। ये थे चोल। चलिए इन स्रोतों के साथ उनके इतिहास की तहों में उतरते हैं। बिल्कुल। और इन स्रोतों के जरिए हम देखेंगे कि साम्राज्य कैसे शुरू हुआ, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम जैसे शासकों ने इसे कैसे शिखर पर पहुंचाया, उनका साम्राज्य कितना फैला, और सबसे दिलचस्प उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, खासकर वो स्थानीय स्वशासन जिसकी बहुत चर्चा होती है। हाँ, लोकल गवर्नेंस। जी, साथ ही उनकी जमीन की व्यवस्था और शानदार कला और संस्कृति पर भी नजर डालेंगे। देखते हैं ये स्रोत हमें क्या बताते हैं। तो कहानी की शुरुआत जैसा इन दस्तावेजों में दर्ज है 9वीं सदी के आसपास होती है। हाँ, करीब 9वीं सदी। पल्लवों की शक्ति कमजोर पड़ रही थी और तभी विजयालय ने चोल वंश को फिर से स्थापित किया। उन्होंने तांजाय यानी आज के तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। सही। और तो और नरकेसरी जैसी उपाधि धारण की और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर भी बनवाया। ये एक दमदार वापसी लगती है। हाँ, विजयालय ने नींव जरूर रखी, लेकिन चोलों को एक स्वतंत्र ताकत के तौर पर खड़ा करने में आदित्य प्रथम का बड़ा हाथ था। अच्छा। जानकारी मिलती है कि उन्होंने पल्लवों को हराया और कोदंड राम की उपाधि ली। ये वो दौर था जब चोल अपनी जमीन मजबूत कर रहे थे। लेकिन शुरुआती सफर हमेशा आसान नहीं होता। क्या कोई बड़ी रुकावटें भी आईं? मुझे एक जगह तक्कोलम युद्ध का जिक्र मिला था। हाँ, तक्कोलम की लड़ाई वो एक अहम मोड़ था। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को हराया था। ओहो। दुखद बात यह हुई कि इस लड़ाई में परांतक के बड़े बेटे राजादित्य मारे गए। ये चोलों के बढ़ते प्रभाव के लिए एक झटका जरूर था उस समय। मगर चोल शक्ति फिर से उभरी और इस बार और भी जोरदार तरीके से। फिर आते हैं राजराज प्रथम। हाँ, राजराज प्रथम। इनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो तो कमाल की है। उन्होंने श्रीलंका पर चढ़ाई कर दी। जी हाँ। वहां के राजा महिम पंचम को द्वीप के दक्षिणी हिस्से रोहण में जाकर छिपना पड़ा। बिल्कुल। और राजराज प्रथम ने सिर्फ जीता ही नहीं बल्कि श्रीलंका के जीते हुए इलाकों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया। नाम रखा मुंडचोल मंडलम। मुंडचोल मंडलम। अच्छा। हाँ, और पोलनरुआ को उसकी राजधानी। ये दिखाता है कि उनकी नजर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी, वो एक बड़ी समुद्री शक्ति बनने की सोच रहे थे। और वो सिर्फ एक महान विजेता ही नहीं थे। इन स्रोतों से पता चलता है कि वो कला और धर्म के भी बड़े संरक्षक थे। बिल्कुल। शैव धर्म को मानते थे और उन्होंने ही तंजौर में वो मशहूर राजराजेश्वर शिव मंदिर बनवाया जिसे आज हम बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं। हाँ, बृहदेश्वर मंदिर। ये मंदिर तो आज भी चोल वास्तुकला का जीता जागता सबूत है। सही कहा। राजराज प्रथम के बाद उनके बेटे राजेंद्र प्रथम का दौर आता है जिसे कई जानकार चोल साम्राज्य का स्वर्ण युग मानते हैं। स्वर्ण युग? हाँ, सबसे ज्यादा विस्तार का समय। उन्होंने अपने पिता की विजयों को और आगे बढ़ाया, यहां तक कि उत्तर में बंगाल के पाल शासक महिपाल को भी हरा दिया। बंगाल तक? और इसी बंगाल विजय के बाद उन्होंने गंगईकोंड चोल यानी गंगा को जीतने वाला चोल की उपाधि धारण की। कमाल है। हाँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और फिर एक नई राजधानी भी बसाई, गंगईकोंड चोलपुरम, और उसके पास चोल गंगम नाम का एक बड़ा तालाब भी बनवाया। मतलब गंगा के मैदानों तक उनका असर पहुंच गया था। बिल्कुल, ये उनके प्रभाव क्षेत्र को दिखाता है। और एक बड़ी दिलचस्प बात जो इन दस्तावेजों से पता चलती है, गजनी का सुल्तान महमूद जिसने उत्तर भारत में हमले किए, हाँ, महमूद गजनवी, वो इन्हीं राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। सोचना भी अजीब लगता है कि दो इतने बड़े शासक एक ही समय में भारत के अलग अलग कोनों में अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। हाँ, राजेंद्र प्रथम ने वाकई चोल साम्राज्य को उसकी बुलंदी पर पहुंचाया। उनकी सैन्य ताकत जमीन और समंदर दोनों पर प्रभावशाली थी। इतनी बड़ी जीतें और इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए सिर्फ सेना ही काफी नहीं होती होगी, एक अच्छा प्रशासन भी जरूरी रहा होगा। जाहिर है। अक्सर कहा जाता है कि स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नेंस चोल प्रशासन की सबसे बड़ी खासियत थी। ये एक व्यवस्था काम कैसे करती थी? इन स्रोतों से क्या पता चलता है?
इन विवरणों से एक व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा उभरता है। मतलब पूरा साम्राज्य 6 बड़े मंडलम यानी प्रांतों में बटा था। 6 मंडलम? जी, मंडलम, फिर कोट्टम जिन्हें वलनाड भी कहते थे, में कोट्टम नाडु में, और नाडु कई खुर्रमों यानी गांवों के समूहों में बटे थे। ये एक परत दर परत व्यवस्था थी। अच्छा, मंडलम, कोट्टम, नाडु, कुर्रम, और ये नाडु, नाटूर, नगरतार जैसे शब्द जो मिलते हैं, इनका क्या मतलब था? नाडु को आप एक तरह की जिला इकाई मान सकती हैं। ओके, डिस्ट्रिक्ट जैसा। हाँ, इसकी जो स्थानीय सभा होती थी उसे नाटूर कहते थे। वहीं जो बड़े शहर या कस्बे थे उनकी अपनी स्थानीय सभा होती थी जिसे नगरतार कहा जाता था। यानी अलग अलग स्तर पर स्थानीय लोगों की भागीदारी थी। ये उर और सभा या महासभा के बारे में क्या जानकारी मिलती है? ये भी स्थानीय समितियां थी? हाँ, उर गांव के आम लोगों की समिति थी। इसका काम मुख्य रूप से सार्वजनिक भलाई के काम देखना था, जैसे गांव की जमीन का इंतजाम करना, तालाब या बगीचे बनवाना। दूसरी तरफ थी सभा या महासभा। ये ज्यादातर अग्रहार गांव में होती थी, यानी वो गांव जो ब्राह्मणों को दान में दिए गए थे। अच्छा, अग्रहार। जी, इसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहते थे। ये सभा अपना काम करने के लिए छोटी छोटी समितियां बनाती थी जिन्हें वरियम कहा जाता था। वरियम? हाँ, और एक दिलचस्प बात यह है कि इनकी बैठकें अक्सर गांव के मंदिर के पास या किसी बड़े पेड़ के नीचे या तालाब के किनारे हुआ करती थीं। वाह, कितना व्यवस्थित लगता है। व्यापारियों की अपनी सभा को नगरम कहते थे। तो इसका मतलब गांव के स्तर पे भी अलग अलग तरह की समितियां थीं जिनमें शायद सामाजिक और आर्थिक हैसियत का भी फर्क रहा होगा, जैसे उर आम लोगों की और सभा ब्राह्मणों की। ये एक अहम नुक्ता है। ये बंटवारा उस समय की सामाजिक संरचना की तरफ जरूर इशारा करता है। प्रशासन में अधिकारियों का भी एक ढांचा था। हाँ, अधिकारियों का जिक्र भी है। पेरुंदरम और शेरुंदरन जैसे शब्द मिलते हैं। ये कौन लोग थे? हाँ, जानकारी मिलती है कि ऊंचे दर्जे के अधिकारियों को पेरुंदरम कहा जाता था। अच्छा, सीनियर ऑफिसर्स। हाँ, और नीचे के दर्जे वालों को शेरुंदरन। जूनियर। जी, और कुछ बहुत खास अधिकारी होते थे जिन्हें उड़न कुटम कहा गया है। उड़न कुटम? हाँ, जिसका मतलब है हमेशा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। ओ, मतलब क्लोज कॉन्फिडेंट्स। एक तरह से हाँ। इससे लगता है कि एक व्यवस्थित नौकरशाही थी और राजा के इर्द गिर्द सलाहकारों का एक खास समूह भी होता था। स्थानीय स्वशासन में सभा की बात आई। एक मशहूर अभिलेख है उत्तर मेरूर अभिलेख। हाँ, उत्तर मेरूर, जो परांतक प्रथम के समय का है। जी, ये सभा की सदस्यता के बारे में काफी तफसील से बताता है ना? जी हाँ, ये अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है। सदस्य बनने के लिए क्या शर्तें थीं? इसके मुताबिक अगर किसी को सभा का सदस्य बनना है तो उसके पास अपनी जमीन होनी चाहिए जिससे मतलब टैक्स आता हो। अच्छा, लैंड ओनर होना जरूरी था। हाँ, अपना घर होना चाहिए, उम्र 35 से 70 साल के बीच होनी चाहिए, उसे वेदों का ज्ञान होना जरूरी था। वेदों का ज्ञान भी? जी हाँ, और साथ ही प्रशासनिक मामलों की समझ और ईमानदारी भी चाहिए थी। काफी योग्यताएं थीं, और सिर्फ योग्यताएं ही नहीं, कुछ पाबंदियां भी थीं। बिल्कुल, साफ लिखा है कि अगर कोई पिछले 3 साल में किसी समिति का सदस्य रह चुका है तो वो दोबारा तुरंत किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। अच्छा, कूलिंग ऑफ पीरियड जैसा? हाँ, कह सकते हैं। और अगर किसी ने अपने या अपने रिश्तेदारों के हिसाब किताब सही ढंग से जमा नहीं कराए हैं तो वो चुनाव ही नहीं लड़ सकता था। और रिवा, मतलब अकाउंटेबिलिटी भी थी? जी, ये नियम वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। ये दिखाते हैं कि वो लोग व्यवस्था को कितना मुनज़्ज़म रखना चाहते थे। शायद भ्रष्टाचार रोकने या सत्ता कुछ ही हाथों में सिमटने से बचाने की कोशिश भी थी। ये नियम उस समय के हिसाब से काफी विकसित लगते हैं। अब जरा अर्थव्यवस्था की बात करें, जिसकी बुनियाद जमीन ही रही होगी। बिल्कुल। उस समय जमीन के अलग अलग प्रकार भी थे। हाँ। विवरणों में वेलन वगाई, ब्रह्मदया, शालाभोग, देवदान, पलिच्छंदम जैसे नाम आते हैं। इनका क्या मतलब था? हाँ, ये नाम दरअसल बताते थे कि जमीन किसकी है और किस काम के लिए इस्तेमाल हो रही है। जैसे वेलनगाई। वेलनगाई? हाँ, ये वो जमीन थी जिसके मालिक गैर ब्राह्मण किसान थे। ओके। ब्रह्मदेव वो जमीन थी जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी और अक्सर इस पर टैक्स नहीं लगता था। इसे चतुर्वेदी मंगलम भी कहते थे। चतुर्वेदी मंगलम? जी, शालाभोग स्कूल या विद्यालय चलाने के लिए दी गई जमीन होती थी। देवदान या तिरुनुमटकनी
मंदिर को दान दी गई जमीन। अच्छा, देवदान मंदिर के लिए। हाँ, और पल्लिचंदम जैन संस्थाओं को दी गई जमीन। ये वर्गीकरण दिखाता है कि समाज में जमीन, धर्म और शिक्षा कैसे आपस में जुड़े हुए थे। और टैक्स का क्या हिसाब था? एक जगह जिक्र है कि भूमि कर यानी लैंड टैक्स उपज का 1/13 हिस्सा था। हाँ, 1/3। ये तो उस जमाने के हिसाब से काफी ज्यादा लगता है। हाँ, ये उपज का एक बड़ा हिस्सा था और यकीनन राज्य की आमदनी का मुख्य जरिया रहा होगा। और करेंसी, सिक्के चलते थे। ये भी पता चलता है कि सोने के सिक्के चलते थे, जिन्हें कंजू कहा जाता था। कंजू? हाँ, लेकिन रोजमर्रा के लेन देन में, खासकर गांवों में, धान यानी चावल ही ज्यादा इस्तेमाल होता था। ये उस कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था की तरफ इशारा करता है। समाज की बात करें तो इन दस्तावेजों से पता चलता है कि वेल्लाल जाति के जो धनी किसान थे, उनका प्रशासन में काफी दबदबा था। हाँ, वेल्लाल किसान। उन्हें राजाओं से मुवद वेलन या अरडियार जैसी उपाधियां भी मिलती थीं। बिल्कुल, ये साफ है कि केंद्र सरकार की निगरानी में इन अमीर किसानों को नाडुम यानी जिले के कामकाज में काफी अधिकार मिले हुए थे। चोल राजा सम्मान के तौर पर उन्हें मुवद वेलन, जिसका मतलब है वो किसान जो 3 राजाओं की सेवा कर चुका हो, या अरडियार यानी प्रधान, ऐसी उपाधियां देते थे। अच्छा। और उन्हें केंद्र सरकार में अहम पद भी मिलते थे। इससे अंदाजा लगता है कि जमीन मालिक वर्ग का समाज और राजनीति में कितना असर था। और सेना, जाहिर है इतने बड़े साम्राज्य के लिए मजबूत सेना भी चाहिए थी। हाँ, जानकारी मिलती है कि चोल सेना का सबसे संगठित हिस्सा उनकी पैदल सेना यानी पदाती सेना थी। इन्फेंट्री। जी, लेकिन उनकी नौसेना भी बहुत शक्तिशाली थी, जिसका सबूत हमें राजराज प्रथम की श्रीलंका विजय और राजेंद्र प्रथम के समुद्री अभियानों से मिलता है। हाँ, नेवी तो जबरदस्त रही होगी। बिना शक्तिशाली नौसेना के ये संभव नहीं था। और व्यापार? इतने बड़े साम्राज्य में व्यापार भी तो खूब फला फूला होगा। प्रमुख बंदरगाहों और व्यापारी समूहों के बारे में क्या जानकारी है? चोल काल में खासकर 10वीं सदी के आसपास कावेरीपट्टनम एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह था। कावेरीपट्टनम? जी, बड़े और संगठित व्यापारी समूह भी थे, जैसे वलंजियार, नानादेसी और मणिग्रामम। इनके नाम मिलते हैं। वलंजियार, नानादेसी, मणिग्रामम, ये बड़े ट्रेडर गिल्ड्स जैसे रहे होंगे। हाँ, संभवतः ये समूह न केवल भारत के अंदर बल्कि शायद विदेशों के साथ भी बड़े पैमाने पर व्यापार करते थे। राजेंद्र प्रथम के बाद भी चोल वंश चलता रहा। कुछ और शासकों के नाम आते हैं, जैसे राजेंद्र द्वितीय। हाँ, राजेंद्र द्वितीय, जिन्होंने प्रकेसरी की उपाधि ली, और वीर राजेंद्र, जिन्होंने राजकेसरी की उपाधि ली, और अंतिम ज्ञात राजा राजेंद्र तृतीय थे। जी, और इस बात के दौर में चोलों और पश्चिमी चालुक्यों के बीच काफी संघर्ष चलता रहा। अच्छा, चालुक्यों से संघर्ष? हाँ, एक दिलचस्प बात ये पता चलती है कि इस लड़ाई झगड़े में शांति कायम करने के लिए गोवा के कदंब शासक जयकेस प्रथम ने बीच बचाव भी किया था। ये उस समय की उलझी हुई राजनीति को दिखाता है। इस दौर की कुछ ऐसी घटनाओं का भी जिक्र मिलता है जो थोड़ी विवादास्पद लगती हैं। हाँ, कुछ ऐसी बातें भी हैं। जैसे एक शासक थे विक्रम चोल, जिनके बारे में कहा गया है कि उन्होंने अकाल पड़ने पर भी जनता से टैक्स वसूला और उससे चिदम्बरम मंदिर को और बड़ा बनवाया। हाँ, ऐसी जानकारी मिलती है। और एक और घटना कुलोतुंग द्वितीय से जुड़ी है। कुलोतुंग द्वितीय? गोविंदराज यानी विष्णु की मूर्ति को उखड़वाकर समुद्र में फेंकवा दिया था। ओह, ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये घटनाएं उस जमाने के अंदरूनी तनाव और शायद शैव और वैष्णव समुदायों के बीच कभी-कभी होने वाले मतभेदों की तरफ इशारा करती हैं। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि बाद में महान वैष्णव संत रामानुजाचार्य ने उस मूर्ति को फिर से स्थापित करवाया तिरुपति के मंदिर में। अच्छा, रामानुजाचार्य ने? जी, तो ये संघर्ष के साथ साथ धार्मिक सह अस्तित्व और सुधार की कोशिशों को भी दिखाता है। उस समय विष्णु भक्तों को अलवार और शिव भक्तों को नयनार संत कहा जाता था। अलवार और नयनार? जी, और राजेंद्र प्रथम के गुरु तो शैव संत ईशान शिव पंडित थे। तो धार्मिक माहौल काफी मिला जुला था, ऐसा लगता है। साहित्य और कला के मैदान में चोलों का क्या योगदान रहा? तमिल और कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न यानी 3 रत्नों का जिक्र मिलता है। हाँ, साहित्य को भी बहुत बढ़ावा मिला। तमिल साहित्य में कम्वन, ओट्टुकुट्टन और पुगलेंदी को त्रिरत्न माना जाता है। कम्बन, ओट्टुकुट्टन, पुगलेंदी। जी, वैसे ही कन्नड़ साहित्य में पंप, पोन्न और रन्न
त्रिरत्न कहलाते हैं। पंपपूर्णरन। हाँ, कुलोतुंग प्रथम के एक राजकवि थे जयंगोंदर। उनकी रचना कलिंगतुपर्णी भी काफी मशहूर है। कलिंगतुपर्णी? जी, इससे पता चलता है कि साहित्य को भी संरक्षण प्राप्त था। और चोल कला की बात करें तो उनकी कांस्य मूर्तियां तो दुनिया भर में मशहूर हैं, खासकर नटराज की मूर्ति। बिल्कुल, चोल काल की नटराज की कांस्य मूर्ति को तो चोल कला का निचोड़ या पहचान ही माना जाता है। ये मूर्तियां दुनिया की बेहतरीन कलाकृतियों में गिनी जाती हैं। हाँ, अद्भुत होती हैं वो। और सिर्फ मूर्तियां ही नहीं, वास्तुकला भी लाजवाब थी। पर्सी ब्राउन जैसे कला इतिहासकारों ने तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के शिखर यानी विमान को भारतीय वास्तुकला की कसौटी माना है। बृहदेश्वर का विमान, हाँ, वो तो वाकई भव्य है। आखिर में कुछ और छोटी छोटी मगर दिलचस्प बातें जो इन स्रोतों से निकल कर आती हैं, जैसे सड़कों की देखभाल के लिए भी कोई समिति थी। हाँ, सड़कों की देखभाल के लिए वगान समिति नाम की एक कमेटी होती थी। वगान समिति? जी। एक और शब्द मिलता है तनियर। ये किसी बहुत बड़े गांव के लिए इस्तेमाल होता था, जिसे एक अलग प्रशासनिक इकाई माना जाता था। तनीर, बड़ा गांव। हाँ, और ये भी गौर करने लायक है कि चोलों की राजधानियां भी समय के साथ बदलती रहीं। पहले उरियूर, फिर तंजौर, फिर राजेंद्र प्रथम की बनाई गंगैकोंड चोलपुरम। गंगैकोंड चोलपुरम। और कांची भी कुछ समय राजधानी रही। तो इन सभी स्रोतों से जो तस्वीर उभरती है वो साफ करती है कि चोल सिर्फ लड़ाई और साम्राज्य फैलाने वाले राजा ही नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी शासन व्यवस्था, खासकर स्थानीय स्तर पर जो उन्होंने सिस्टम बनाया, उनकी आर्थिक नीतियां और उनकी कला और संस्कृति की विरासत, ये सब वाकई बहुत प्रभावशाली था। सही कहा। हमने देखा कि कैसे विजयालय ने शुरुआत की, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ने साम्राज्य को बुलंदी पर पहुंचाया, और कैसे उनकी प्रशासनिक संरचना मंडलम, नाडु, उर, सभा, वरियम एक मजबूत समाज की तरफ इशारा करती है। उनकी बनाई व्यवस्थाएं, जैसे सभा की सदस्यता के नियम, जमीन के अनुदान के तरीके, ये सब एक विकसित सोच दिखाते हैं। उनकी सैन्य ताकत, दूर दूर तक फैले व्यापारिक रिश्ते, और सबसे बढ़कर नटराज जैसी कांस्य मूर्तियां और बृहदेश्वर जैसे मंदिर, ये सब उनकी ताकत और गहरी सांस्कृतिक समझ का सबूत है। हाँ, इन स्रोतों से हमें चोल काल की एक बहुत ही समृद्ध और कई परतों वाली तस्वीर मिलती है। यहाँ एक सवाल मन में आता है, और शायद इन स्रोतों पर आधारित हमारी चर्चा का एक दिलचस्प बिंदु हो सकता है। जी बताइए। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि चोलों ने स्थानीय स्तर पर सभा, उर के जरिए इतनी स्वायत्ता दे रखी थी, नियम कानून इतने विस्तृत थे। हाँ, काफी ऑटोनॉमी दिखती है। तो फिर केंद्रीय राजा इतने ताकतवर कैसे बने रहे? आप इतने बड़े साम्राज्य पर उनका नियंत्रण कैसे बना रहा? ये वाकई एक सोचने वाली बात है। क्या ये स्थानीय आजादी और मजबूत केंद्रीय सत्ता के बीच एक अनोखा संतुलन था, जिसे चोलों ने बड़ी कामयाबी से निभाया? हो सकता है। या फिर इन स्रोतों की हमारी समझ में अभी और भी पहलू हो सकते हैं, जैसे स्थानीय इकाइयों पर केंद्रीय अधिकारियों का कितना असर नियंत्रण था, या राजा की धार्मिक और सांस्कृतिक हैसियत का क्या असर था। इन दस्तावेजों के आधार पर ये एक ऐसा सवाल है जिस पर और विचार किया जा सकता है।